टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि जहर का विज्ञान है ना, विष का विज्ञान। अब ये जो विष का विज्ञान है ये कोई ऐसा नहीं है कि नया विज्ञान है। टॉक्सिकोलॉजी आज का कोई ऐसा विषय नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी एंशिएंट समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है, काफ़ी प्राचीन समय से। हिंदुस्तान में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मेरे पीछे ही आपको तस्वीर जो दिख रहा है, इन व्यक्ति का नाम है पारासेल्सस। इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में, वैसे ये स्विस में जन्मे, स्वीडन में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। 1453 में इनका जन्म हुआ था। 1453 वही साल है जिस साल फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, अगर आप इतिहास का आपको नॉलेज है वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो जिसमें ओटोमन एम्पायर हरा देता है यूरोपियन ताकतों को, माने जो कैथोलिक दुनिया थी उसको हराता है। तो जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंट, उसी साल इनका जन्म हुआ स्वीडन में। और ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने जो रिसर्च किया, गजब का रिसर्च किया, सांप के जहर का रिसर्च किया, नेचर में जो ऐसे पौधे होते हैं जिनका अंदर थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर होता है, उन सब के ऊपर रिसर्च किया इन्होंने। कई ऐसी चींटियाँ होती हैं जिनके अंदर टॉक्सिक गुण हैं, बिच्छू होते हैं जिनके अंदर, या कोई कीड़े होते हैं जिनके अंदर टॉक्सिन वैसा रिलीज़ होता है, जहर रिलीज़ होता है, वेनम रिलीज़ होता है। उन सब चीज़ों का इन्होंने बेसिकली अध्ययन किया और इसीलिए इनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा गया, पारासेल्सस। अगर आप वेस्टर्न दुनिया में ही देखें, वेस्टर्न दुनिया में जो ग्रीक किंगडम्स होते थे या रोमन एम्पायर होता था, इन सब जगहों पे भी जहर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। जहर के ऊपर बाकायदा रिसर्च करते थे लोग वहाँ। जितने एल्केमिस्ट होते थे उनके, वो लोग वैसा वैसा पॉइज़न भी तैयार करते थे राजाओं के लिए, कि अगर युद्ध में जैसे हो रहा है तो डिप्लोमेसी के माध्यम से या हनी ट्रैप के माध्यम से किसी ऐसे शख्स को भेजना राजमहल के अंदर में जो फाइनली पॉइज़न कर पाए वहाँ के राजा को, या पॉइज़न कर पाए किसी इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी को। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी उस समय भी। तो पॉइज़न के ऊपर बाकायदा पूरा रिसर्च होता था कि कैसा पॉइज़न देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइज़न से ठीक होती, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पॉइज़न के हेल्प से ही ठीक होती थी उस समय। कुछ तरह का ऐसा घाव था जिस पे पॉइज़न यूज़ किया था, तो वो घाव ख़त्म करने के लिए, है ना। तो पॉइज़न का इतिहास जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी रहा है और उसको हम लोग देखेंगे भी, समझेंगे भी। कुछ इमेजेस भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रूफ, एविडेंस क्या क्या अवेलेबल है जो टॉक्सिकोलॉजी एंशिएंट पीरियड में भी प्रैक्टिस की जाती थी, एंशिएंट मिडाइवल पीरियड दोनों में। साथ ही साथ इंडिया का अगर देखें, इंडिया के अंदर में तो एंशिएंट पीरियड में यहाँ भी टॉक्सिकोलॉजी था। जब आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे, 550 AD के आसपास गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुआ था, लेकिन उसी के समय के आसपास सुश्रुत, चरक, इस तरह के फिजिशियंस और सर्जन्स मौजूद थे। और इन लोगों ने इसे चरक संहिता लिखा, जो कि एक तरह का इंडियन मेडिसिन के लिए एक बाइबल जैसा है, इंडियन मेडिसिन के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाएगा। उन लोगों ने भी टॉक्सिक के ऊपर बहुत सारा ये किया, ऐसा ऐसा हर्ब्स ढूंढा जिसको, वैसे तो वो टॉक्सिक है, जहर है, लेकिन अगर उसका ठीक ठाक मात्रा बैलेंस बना के दिया जाए तो किसी न किसी रोग को कम कर सकता था। टॉक्सिसिटी के अंदर कितना मात्रा दिया जा रहा है, कितना LD दिया जा रहा है, कभी वो लीथल डोज होता है, लीथल कंसंट्रेशन होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। LD50, LC50 किसको बोलते हैं वो भी आज समझेंगे। तो जो मात्रा होती है वही निर्णय करता है कि ये क्या चीज़ होंगे। वैसे तो पानी को भी टॉक्सिक बनाया जा सकता है कि पानी का मात्रा अगर किसी को अधिक पिला दिया जाए तो मर जाएगा। तो मात्रा ही डिसाइड करती है कि टॉक्सिसिटी होगा या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचर के अंदर वो टॉक्सिक जाकर के क्या कर सकता है, कितने टाइप से बॉडी को इफेक्ट करता है, ये सब हमारा आज का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉक्सिकोलॉजी और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशंस वाला भाग जो हमारा प्रथा है कि डिफिनेशंस पहले, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए डिफिनेशंस का होना, डिफिनेशंस का याद होना ज़रूरी है। तो अगर टॉक्सिकोलॉजी का पहले डिफिनेशन देखा जाए तो बड़ा सिंपल डिफिनेशन है कि ये वैसी चीज़ों का स्टडी है जो कि बेसिकली हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिसको टॉक्सिकेंट भी कहते हैं, जहर भी कहते हैं, पॉइजन भी कहते हैं, वेनम भी कह सकते हैं। वेनम जब वो स्नेक से या बिच्छू से या फिर किसी ऑर्गेनिक जीव से वो निकल के आएगा तो वेनम कहलाएगा वो जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी वो स्टडी है जिसके तहत हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस का पढ़ाई करते हैं, जिसको हम लोग टॉक्सिकेंट कहते हैं। और ये टॉक्सिकेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं, किसी भी। इसलिए जो टेस्ट किया जाता है तो वो इंसानों के लिए, मान लीजिए कोई मेडिसिन बन रहा है तो पहले चूहों पे, गिनी पिग पे, इस तरह के जानवर पे, वर्मिन एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो इंसानों को दिया जाता है। फिर उसके ट्रायल्स होते हैं, कई तरह का ट्रायल होता है, जैसे कोविड वैक्सीन का भी आपने देखा, कई लेवल्स होता है ट्रायल में। फाइनली जा करके उसको अप्रूवल मिलता है जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है उससे।
तो यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि ये वैसी चीज़ों का स्टडी है जो बेसिकली इनहेरेंट रूप से हार्मफुल है ना, खतरनाक चीज़ें हैं। वो किसके लिए? इंसानों के लिए और दूसरे लिविंग बींग्स के लिए। और जो चीज़ें हैं जो खतरनाक है उसको हम लोग टॉक्सिकेंट कहते हैं। साथ में इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट केमिकल्स आर डेंजरस। मतलब अगर हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ाई किया तो हमें ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में उन चीज़ों को जो टॉक्सिक नेचर की होती हैं और उन चीज़ों को जो टॉक्सिक नेचर की नहीं होती हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी बड़ा अहम विज्ञान है, बड़ा अहम साइंस है कुदरत के अंदर में, क्योंकि जब से इंसानों ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन किया, कई तरह के प्लांट के वेराइटीज़ को डोमेस्टिकेट करते थे वो 8000 BC में, नियोलिथिक नवपाषाण काल में। उस समय ना जाने कितना मृत्यु हुआ होगा लोगों का टॉक्सिक पौधे खाने से या टॉक्सिक चीज़ें खाने से। तो इंसान हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आगे बढ़ पाया है, अपना सिविलाइजेशन को मजबूत बना पाया है। और आज जो हम लोग सब कुछ देख रहे हैं ना कि कुदरत के अंदर हमें ये अच्छे से पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत हद तक पता है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन हाँ, एक लिमिट तक हम लोग को अच्छे से पता है कि क्या हमको खाना चाहिए, किस मात्रा में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इन सारी चीज़ों का देन है जो आज तक का डेवलपमेंट किया है होमोसेपियंस ने। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आसान भाषा में इसका दूसरा परिभाषा भी है, और करके अगर हम लोग समझें इसको तो एक दूसरा परिभाषा जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि, और एग्जाम में लिखने के लिहाज से, एग्जाम्स में आपको यही सब लिखना हो सकता है। तो टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू केमिकल्स। कभी कभी आप ऐसे केमिकल्स का सामना करते हैं, उसको या तो इनहेल कर सकते हैं या फिर उसको कभी कभी वो माने फूड के थ्रू अंदर भी जा सकता है, माने वैसे केमिकल्स में एक्सपोज होना बॉडी का जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों का पढ़ाई ही टॉक्सिकोलॉजी है। तो ये एक दूसरा परिभाषा है जो उससे ज़्यादा सिंपल है, आसानी से लिखा जा सकता है कि टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से हेल्थ रिस्क, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसको माने जो अगर आपका एक्सपोजर किसी केमिकल ऐसा या इंटॉक्सिकेंट या टॉक्सिकेंट की तरफ हो रहा है आपका एक्सपोजर, तो चाहे आप खाएं, सूंघ लें या फिर निगल लें, जो भी जिस भी मेथड से होगा वो बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल है जिसको हार्मफुल बनाया जा सकता है। ऑलमोस्ट एनी केमिकल कैन बी हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द डोज, कितना डोज उसमें जा रहा है उसके तहत, उसके अनुसार किसी भी तरीके के केमिकल को टॉक्सिक बनाया जा सकता है। अगर लिमिटेड डोज में आएगा तो ठीक है, बाद में कभी थोड़ा मोड़ा असर करेगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डोज हो गया, लीथल डोज का मतलब ही है कि आपका मृत्यु भी हो सकता है उसमें। तो ये टॉक्सिकोलॉजी के बेसिक डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि ऑरिजिन कैसे हुआ टॉक्सिकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। चलिए उसको समझते हैं। अब ये जो ऑरिजिन हुआ टॉक्सिकोलॉजी का, तो वेस्टर्न दुनिया से शुरुआत करते हैं, फिर इंडियंस की तरफ आते हैं। इंडियंस में तो खैर काफ़ी कुछ है। वेस्टर्न दुनिया में जैसे ये पैरासेल्सस हैं, 1493 1551 के बीच में ये रहे, और इन्होंने टॉक्सिक माने जितने भी वेनम होते हैं या टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च किया है ना। इन्होंने भी अपना परिभाषा वही दिया कि टॉक्सिकोलॉजी द साइंस ऑफ पॉइजन, जहर का विज्ञान ही टॉक्सिकोलॉजी है, इनका डिफिनेशन है। एंड बट इट्स रूट्स गो फार बैक इन टाइम, मतलब ये काफ़ी पुराने समय से ये प्रैक्टिस में रहा है। इन्होंने, इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है। फेमस स्टेटमेंट क्या है कि ऑल थिंग्स आर पॉइजन एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन। सारे सामग्री जो हैं जहर है और कोई भी ऐसा सामग्री नहीं है जिसके अंदर जहर नहीं है। द डोज मेक्स द पॉइजन, ये याद रखिएगा। ये जो कोट अनकोट है ना, ये इनका स्टेटमेंट है। यहां वाला स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक में अगर इसके परिभाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, चर्चा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है तो ये कोट लिखना बड़ा जरूरी है। द डोज मेक्स द पॉइजन या द डोज डिसाइड्स द पॉइजन, कि डोज ही, कितना डोज, कितना अमाउंट जा रहा है आपके अंदर, किस कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, वही डिसाइड करता है ये सब्सटेंस टॉक्सिक होगा या नहीं होगा। खैर इनके अनुसार तो यही रहा कि सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और फाइनली वो डोज डिसाइड करता है कि कितना वो टॉक्सिसिटी उसके अंदर है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जो इनके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कौन थे और किस तरह उन्होंने रिसर्च वगैरह किया था। अब पुराने समय में क्या इसका अवेयरनेस था, क्या लोगों को पता था कि टॉक्सिक चीज़ें होती हैं? बिल्कुल पता था। तो एंशिएंट समय या मिडाइवल समय, आप किसी भी समय देखेंगे तो टॉक्सिसिटी का, टॉक्सिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। जैसे कभी कभी
किसी को मृत्यु दंड देना है तो भी टॉक्सिक चीज़ों का यूज़ किया जाता था। मृत्यु, जैसे आप देखेंगे सुकरात का मृत्यु हुआ टॉक्सिक हेमलॉक पी करके, और भी आगे मैं बताऊंगा उसको। तो लगभग 450 बीसी के आसपास जो सांप का जहर होता था उसको ऐसा माना जाता था कि यह नुकसान पहुंचाता है। 450 बीसी में, माने ईसा के जन्म से 450 साल पहले। तो उस जमाने से ही जो राइटिंग्स मिले हैं, जो एविडेंस मिलता है, उस समय ये पता था लोगों को कि ये सांप का जहर होता है और इसके काटने से मृत्यु हो सकता है। तो लोग कभी कभी जो सांप वगैरह पकड़ लेते थे उसका जहर निकालने का कोशिश भी करते। उसके फैंग होते हैं सांप के जो मुंह देखेंगे आप तो उसमें ऐसे करके फैंग बना होता है 2, और इसी फैंग के थ्रू जहर का पास होता है। शरीर में वो 2 दांत ऐसे गड़ाते हैं फैंग्स अपने, और वहां से वो सारे के सारे जहर पास होता है। तो वो लोग क्या करते थे, बर्तन में ऐसा लगा लिया और सांप का जहर निकाल लिया, उसका स्टडी कर रहे हैं उसको, ये भी चीज़ें। कई लोग इसको नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम कर लेते हैं सांप के जहर का और उसको ले लेते हैं शरीर में। अब वो ऑब्वियसली वो आपके, क्योंकि न्यूरॉन्स पे असर करता है, न्यूरोटॉक्सिन है वो, तो न्यूरॉन्स पे असर करेगा तो आपका रिस्पॉन्स कम कर देगा, माने शरीर को थोड़ा सा हो सकता है कि बेहोशी टाइप का आ जाए उसको, तो उसको नशा कहते हैं वो लोग, है ना। तो सांप का डोज वो लोग यूज़ करते हैं आजकल, या पहले भी लोग यूज़ करते होंगे नशे के लिए या ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे वो लोग। तो ग्रीक्स में या रोमन्स में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहले आपने देखा कि जैसे इस तरह का पेंटिंग्स आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इस पेंटिंग में जैसे एक लेडीज़ जो है वो जहर तैयार कर रही है और फिर इसके वजह से लोगों का मृत्यु हो रहा है, चुपचाप वो जहर दे रही है। नौकरानी के फॉर्म में वो गई थी, कहीं जासूस थी, उसने जाकर के वहाँ रॉयल फैमिली में जगह बनाया और मौका पाते ही एक जहर मिला करके दे दिया। अब वो जहर कितना देना था, कैसे देना था, उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, टेस्टेड है। तो ये जितने एल्केमिस्ट लोग होते थे, जो मतलब समझ लीजिए वेस्टर्न दुनिया का जो नीम हकीम वैद्य लोग होते थे, वो लोग सब ये सब करते थे, अपने पास रखते भी थे वैसा जहर बना बना के। एनीवे, सुकरात का जो मृत्यु हुआ, सुकरात को आप जानते हैं, सोक्रेट्स एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए ग्रीस में। और सुकरात के पहले के दार्शनिक के बारे में मैंने एनवायरमेंटल एथिक्स में थोड़ा चर्चा भी किया है। सुकरात के बाद भी जो दार्शनिक आए, इनके शिष्य आए, प्लेटो आए, अरिस्टोटल आए, ये सारे तरह के दार्शनिकों के बारे में एनवायरमेंटल एथिक्स में चर्चा हो ही रहा है, चल ही रहा है अभी। तो ये जो दार्शनिक थे, सुकरात का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऐसे ही, कि सुकरात के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, है ना। सुकरात क्या कहते थे कि उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैं समझदार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। आई एम द वाइजेस्ट मैन बिकॉज आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। इस तरह से मैं समझदार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो सुकरात के बहुत सारे फॉलोअर्स जमा हो रहे थे। सुकरात का जो बात करने का विधि था ना, वो बातों में ये बताते थे कि हमको कुछ नहीं आता है, तुम हमको ज्ञान दो। और जब वो ज्ञान देता था सामने वाला आदमी तो उससे क्वेश्चन पूछते थे सुकरात कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, मतलब इग्नोरेंट बन के, माने मूर्ख बन करके उससे सवाल पूछते थे। अब सवाल पूछते पूछते, सवाल का तो अंत नहीं है ना, सवाल तो कितना भी पूछा जा सकता है। लास्ट में ये तय हो जाता था कि सुकरात ही ज़्यादा माने बुद्धिमान निकल रहे हैं, क्योंकि इनका सवाल खत्म नहीं हुआ, जो इनको बता रहा था उस आदमी का जवाब खत्म हो चुका है। तो ऐसे करके ये पूरे शहर में सिद्ध कर देते थे कि मतलब जो अगला आदमी जिससे हमने बात किया वो डिबेट में हार जाता था। और धीरे धीरे सुकरात ये कहते थे अपने शिष्यों को कि तुम लोग हमेशा किसी न किसी बुद्धिमान आदमी का ही पूजा करना, और तुमको जो मूर्ख टाइप के लोग हैं उनका पूजा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सम्मान देने का भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का प्रचलन हो रहा था। तो वहाँ के यूथ ने एक बार जो न्यायाधीश था उसका भी मजाक उड़ा दिया, कुछ यंग लड़कों ने। न्यायाधीश ने ये किया, मतलब वहाँ फैसला ये सुनाया जा रहा था, कुछ मृत्यु दंड पे चर्चा हो रहा था, वहाँ फैसला कुछ सुनाया जा रहा था। उस वाले फैसले में जाकर के उन्होंने जाकर ये बोल दिया कि बेसिकली कि न्यायाधीश को कुछ नहीं आता है। जैसे डिबेट चला ना, उस समय का न्यायाधीश ऐसा होता था जो लॉ नहीं पढ़ता था, ओरेटरी स्किल्स पे अपना ज़्यादा काम करता था। जो सबसे अच्छा वक्ता होता था वो न्यायाधीश बनता था, जज बनता था। तो इसके शिष्यों ने जाकर के बोल दिया कि हाँ बताइए कि मृत्युदंड का क्या, मर्डर का क्या सजा है। जज ने बोला मृत्युदंड, तो बोला तो सोल्जर्स को क्यों नहीं मिल रहा है मृत्युदंड। इस तरह से पूछा, जज को भी हैरानी हो गया, हक्का बक्का रह गया। और शिष्यों ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ा दिया, सुकरात के चेलों ने, कि देखो जज को कुछ नहीं आता तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है इस बात का कि इसके मृत्युदंड में, माने इसके मर्डर में और जो सोल्जर्स जो मर्डर करते हैं उनके मर्डर में क्या अंतर है, ये सब बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे करके ना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जुडिशियरी थी, उन सब का मजाक थोड़ा सा बन रहा था। तो उन लोगों ने पता किया कि सुकरात जो है थोड़ा सा वो इस तरह का लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो सुकरात को मुकदमे के लिए बुलाया गया कि आप इस यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। मुकदमा चला, मुकदमे को भी उन्होंने मजाक में लिया। उनको एहसास ही नहीं था कि ये मुकदमा सीरियसली किया जा रहा है।
और लास्ट में करते करते उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। उसको भी लगा कि ये मजाक ही है, सुकरात को, बहुत बड़े दार्शनिक थे वो। और जब उनको मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पर, ये तो क्लियोपाट्रा हो गई, कि ये उसका एक बहुत फेमस पेंटिंग है। मृत्युदंड जब उनको दिया गया, उनके चेले भी आए, उनके निकलने का इंतज़ाम भी प्लेटो ने किया। प्लेटो क्योंकि बहुत अमीर घराने से थे और बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, उनके चेले थे, और इनके कई ऐसे चेले थे जो बहुत पावरफुल लोग थे। उन लोगों ने निकलने का, लेकिन सुकरात बोले हम नहीं निकलेंगे, कोई मतलब नहीं हमको। तो सुकरात को भी जहर दिया जा रहा है यहाँ पर, हैमलॉक, और ये हैमलॉक पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर सुकरात का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो जहर पिला करके इनको मारा गया। उसी तरह आपने देखिए इजिप्ट के अंदर भी इस तरह का एग्जाम्पल्स है जहां पर टॉक्सिकोलॉजी से जुड़ा हुआ रिसर्च वगैरह किया गया, पढ़ा गया। जैसे ये क्लियोपाट्रा है, इजिप्शियन क्वीन। अब ये जो क्लियोपाट्रा है, कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया था, और सुसाइड किया था ये सांप कटवा करके, है ना। इन्होंने जो भी जैसे भी सुसाइड किया, जहर पी के जैसे भी किया। लेकिन इजिप्शियन जो आपको पेंटिंग्स नजर आएंगे, जो उस समय के पेंटिंग्स बनाए गए हैं, तो उसके अंदर ऐसा ही एक स्नेक दिखाया गया है, और ये स्नेक जो है क्लियोपाट्रा को आकर के डस रहा है। तो सांप को कटने से या इस तरह का वेनम का स्टडी जो होता है, वैसे कहा जाता है कि इन्होंने वो सांप का जहर जो है उसमें कुछ कुछ मिला करके पिया था, उससे सुसाइड किया था इन्होंने। लेकिन सिंबॉलिक रूप में ये दिखाया जा रहा है कि सांप के जहर से ही इनका मृत्यु हुआ, किसी न किसी पॉइजन से मृत्यु हुआ। तो चाहे इजिप्ट हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे रोमन्स हो, हर जगह पे टॉक्सिकोलॉजी जो है एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, बहुत ही प्राचीन पढ़ाई है, जो आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के एग्जाम में अपने टॉपिक के रूप में सिलेबस में आपको दिया गया है। चलिए और भी कुछ देखते हैं बातें प्राचीन समय से जुड़ा हुआ, जो क्या दिखेगा कि इसका असल में इस्तेमाल कहाँ होता। प्राचीन समय में पॉइजन्स का इस्तेमाल होता था कैपिटल पनिशमेंट में, जहां मृत्यु दंड दिया जा रहा है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। और कहीं कहीं इस्तेमाल होता था एसेसिनेशन में, जहां हत्या करना है, एसेसिनेट करना है, किसी इंपॉर्टेंट आदमी को मार के गिराना है उसके लिए। और युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में भी वही किया जाएगा कि हो सकता है कि बहुत सारे एक ग्रुप को पॉइजन दे दिया गया खाने में मिला करके, ठीक है ना। तो पॉइजन तैयार किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नेचुरली कोई पॉइजन आ गया। वो पॉइजन वैद्य लोग, इस तरह के जो सरकारी वैद्य होते थे उस समय के, वो लोग तैयार करते थे अपने लैब में बाकायदा, और उसको या तो भोजन में मिला के दिया गया, या फिर कुछ ऐसा गैस के माध्यम से, मैंने उसको ढक्कन खोलते ही ऐसा स्मेल आया कि सब लोग बेहोश हो गए, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो फौज युद्ध के अंदर भी टॉक्सिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जो वो लोग तैयार करते थे, बनाते थे। और इसका नॉलेज कहाँ से मिलता था, क्योंकि प्राचीन समय है, तो प्राचीन समय में उस तरह का आधुनिक विज्ञान नहीं है, आधुनिक लैब्स नहीं है। तो उस समय का जो टेस्ट होता होगा वो बेसिकली किसी न किसी इंसान पे ही कर दिया जाता होगा, क्योंकि जो नियम कानून थे उस समय थोड़ा सा क्रूरता ज़्यादा थी। उस समय मिडाइवल पीरियड में, एंसेंट पीरियड में क्रूरता के अगर देखेंगे तो कई ऐसे किस्से आपको दिखाई देंगे। तो ये लोग पकड़ के बहला फुसला के लोगों को लेकर के उसके ऊपर भी टेस्ट कर लेते थे, क्योंकि जब तक किसी जीव के ऊपर इसका परीक्षण नहीं किया जाएगा पॉइजन का, तब तक उसका लिथल कितना है वो एहसास नहीं हो पाएगा, टॉक्सिसिटी कितना है उसके अंदर में वो पता नहीं चल पाता है। तो टॉक्सिक चीज़ों का एक यही है इनका मेरिट कह लीजिए, डिमेरिट कह लीजिए, कि इसको टेस्ट किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही करना पड़ता है। और चाहे आप चूहे पे करें, गिनी पिग पे करें, लेकिन उससे भी एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। और इंसानों पे करके देख लिया तो एकदम परफेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ ये दूसरे इंसान पे क्या असर कर सकता है। तो नॉलेज जो ऑब्टेन किया जाता था वो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड से। कभी कभी हो सकता था कुछ अच्छा चीज़ भी ट्राई किया गया, कि एक बीमार आदमी था, उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई बनाया गया एंसेंट मिडाइवल पीरियड में, वो दवाई उस पर टेस्ट किया गया, वो आदमी मर गया। कई बार होता था वो, लेकिन क्योंकि वो एंसेंट मिडाइवल समय था तो वहाँ पर वो चीज़ें चलती थी। लेकिन मॉडर्न समय में ऐसा करना अपराध है, उसको बैन किया जा चुका है। ह्यूमंस के ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना वो बैन है ना। चलिए, तो खैर टॉक्सिकोलॉजी हमने एजेस में देखा। अब थोड़ा सा भारत की तरफ भी देखा जाए कि इंडिया में क्या रहा टॉक्सिकोलॉजी। जैसे आयुर्वेद है या यूनानी मेडिसिन है, ये सब जगहों पर किसी न किसी तरीके से रूप में एक होता है कि जो विष चिकित्सा की जाती है, उसका भी प्रमाण मिलता है कि जहर दे करके, जहर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम करके वो दे करके भी चिकित्सा की जाती थी उस समय। ये आज भी किया जाता है, आज भी आयुर्वेद में विष चिकित्सा का जिक्र है। अब कितने लोग करवाते हैं, एक्सेप्ट कितना करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने, जो आयुर्वेद के लोग थे, इन्होंने किसी तरह पहचान लिया था वो गुण कि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर टॉक्सिक गुण पाया जाता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के दिया जाए तो व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है,
कम करके दिया जाए तो हो सकता है किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। और टॉक्सिकोलॉजी जो है, जो भी अपना ट्रेडिशनल डायग्नोसिस का माने हमारा सिस्टम रहा कि कैसे जांच पड़ताल करना है, रोग का पता लगाना, डायग्नोसिस करना है, उसके लिए टॉक्सिकोलॉजी जो है एक अभिन्न अंग रहा इंडियन आयुर्वेद के सिस्टम का, यूनानी मेडिसिन के सिस्टम का, इन सब चीज़ों का। और आप देखिएगा कि आयुर्वेद जो है बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है, बैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंटीडोट क्रिएशन पे, कि किसी भी तरीके से मतलब ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पे दिया जाता है कि एक बैलेंस तरह से आपको मिला जाए। वो जो टॉक्सिक जो आप ले रहे हैं, जो भी जहर आपको दिया जा रहा है, वैसे तो हर चीज़ में जहर है, वो ठीक ठीक अमाउंट में दिया जाए। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन की अगर आप देखेंगे कि कभी कभी डॉक्टर्स किसी ऐसे बीमारी के लिए बोलते हैं ना कि बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, तो कुछ आपको हो सकता है दवाई के माध्यम से दे देंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली थोड़ा सा पीना है खाली पेट में, उसके माध्यम से डिटॉक्स होगा आपका शरीर, या नेचुरल कई तरीके के एक्सरसाइज हैं जिससे बॉडी डिटॉक्स होता है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना और ये सब चीज़ें बैलेंस में देना, फिर एंटीडोट बना करके देना, वो सब चीज़ों का क्रिएशन शुरू से होता रहा है आयुर्वेद में। एंटीडोट बनाना, जैसे जहर काट लिया, तो आप देखिएगा जो सपेरे होते हैं गांव के तरफ जो लोग आते हैं, उनके पास कुछ पत्थर भी होता है वैसा मिनरल, कि अगर वो सांप काटने पे उसको पत्थर को लगाया जाए तो हो सकता है सांप का विष का असर कम कर देता है। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसको आप मान के चलें कि अंधविश्वास है, चाहे जो भी है, वो लोग अपना क्योंकि बहुत प्राचीन समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ वैसा वैसा मिनरल जरूर होते थे, वैसा पत्थर जरूर होता था जिसको लगाने से हो सकता है सांप का जहर कम भी हो जाए। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस आ गई है। सांप के जहर के प्रभाव को कम करने के लिए कई तरह का मेडिसिन है, खाली सांप का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए, किस सांप ने काटा है, वो न्यूरोटॉक्सिन है, वो किस तरह का टॉक्सिन है, वो पहचान हो गया, आपको उसी तरह का एक दवाई दे दिया जाएगा जो ऑलरेडी जहर होता है, क्योंकि जहर ही जहर को काट सकता है। मैंने कहा ना कि विष चिकित्सा या जहर से ट्रीटमेंट करना, तो ये ट्रीटमेंट कब किया जाएगा, जब आपको ऑलरेडी जहर से ही कोई इफेक्ट हुआ है, तो आपको दूसरा जहर दिया जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, काट देंगे, और आदमी बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत काफ़ी समय से, कौन कौन से ऐसे पुराने टेक्स्ट रहे जिनके अंदर टॉक्सिकोलॉजी मेंशन है, तो जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जितने भी हैं जो टेक्स्ट्स हैं, इनके अंदर में टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन्स एज अ मेडिसिन का जिक्र मिलता है आपको, है ना। और या फिर मान लीजिए कोई जहर से, जहरीला सांप काटे, बिच्छू काटे, उससे बचने के लिए क्या उपाय है, वो भी इन सब चीज़ों में लिखा गया है ना। वैद्यों का क्या रोल होता था, तो वैद्य जो थे वो ट्रेडिशनल हीलर्स हुआ करते थे, मतलब उस समय वही लोग डॉक्टर हुआ करते थे, वही लोग दवाई बनाते भी थे, माने सारा का सारा काम वही लोग करते थे। तो ये जहर से लड़ने के लिए भी दवाई बनाते थे, और उस दवाई का यूज़ मतलब किसी को मारने के लिए भी किया जाता। तो वो वैद्य का काम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर उसको प्रैक्टिस करते थे, जैसा उनको आदेश होता था, वो जहर बना भी सकते थे। डॉक्टर है ना, डॉक्टर को तो पॉइजन के बारे में पता ही होता है, तो उस ज़माने के जो डॉक्टर हैं उनको तो पता ही होगा पॉइजन के बारे में। तो एंशिएंट में आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, खास तौर पे जहाँ जहर का जिक्र होता है और जहाँ से जहर के बारे में अध्ययन होता है ना। और इंडिया का जो है वो तो बहुत ही प्राचीन है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो शिव जी जो हैं, जब ये एक सागर का जब मंथन हो रहा था, उस सागर के मंथन के समय जो विष निकला था वो शिव जी ने पिया था, क्योंकि वो विष को हैंडल करने के लिए संसार में या तीनों लोकों में किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं था, उतना ताकत नहीं था कि इस विष को माने वो दबा सके। तो शिव जी ने उसको पिया, लेकिन अंदर नहीं लिया, गले में रह गया, तो इनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो ये जो पुराणों में लिखी गई चीज़ें हैं, इसका मतलब जहर का वर्णन, जहर का जिक्र वहाँ भी है, और जहर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो वहाँ भी पता है। तभी तो शिव जी ने, पुराणों में ये लिखा गया कि शिव जी ने उसको गले तक ही रखा ताकि जहर का इम्पैक्ट से बचा जा सके। साथ में ये जो विष चिकित्सा है, इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स आते हैं। तो ये देखिए, जैसे डॉक्टर मोनिका वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, और विष चिकित्सा का ये किताब है, हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनस बाइट्स। कैसे कैसे यहाँ पर सांप मान लीजिए डस लेता है या कोई पॉइजनस चीज़ काट लेती है, उसका चिकित्सा के लिए भी वहाँ पे औषधि बनाया जाता है, और वो औषधि पॉइजन से ही बनता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने समझा जो इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था। अब थोड़ा सा समय में आगे बढ़ें और भी चीज़ों को समझें। अब जो सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी के सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत एक ही है प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में, जो इनका पहला सिद्धांत है वही समझ लीजिए मेन सिद्धांत है, उससे निकले हुए सारी चीज़ें आती हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी जो विष का विज्ञान है, उसका सिद्धांत यही है
कि द डोज मेक्स द पॉइजन। जो मैंने आपको कहा ना पारासेल्सस का वो जो स्टेटमेंट है, वही इसका सिद्धांत भी है कि डोज कितना जाने वाला है वही डिसाइड करता है कि ये चीज पॉइजन होगी या ये चीज पॉइजन नहीं होगी, विष नहीं होगा। तो टॉक्सिकोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डोज मेक्स द पॉइजन। और इनमें किन किन चीजों का स्टडी होता है, क्या क्या इनके अंदर सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला है सिद्धांत कि टॉक्सिकेंट्स शरीर में प्रवेश कैसे करेंगे। क्या वो उनको मुंह से दिया जाएगा, खाने में मिला करके दिया जाएगा, या कुछ पिला करके दिया जाएगा। क्या उनको मान लीजिए कि स्मेल कराया जाएगा, वो चीज़ माने इनहेल करेंगे वो ये चीज़, कान में डाला जाएगा, कैसे उनको दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में किसी सिरिंज को डाल करके। तो पहला चीज़ ये है कि टॉक्सिकेंट शरीर में आता कैसे है। जैसे आप कहीं पे चले और कहीं कोई चीज़ चुभ गया, चुभने के समय उसके ऊपर कोई टॉक्सिकेंट लगा था, वो भी चुभ गया साथ में, और वो खून में मिलके ब्लड के हार्ट तक पहुंच गया, बाकी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर दिया। तो ये भी चीज़ है। तो शरीर में वो गया कैसे है, ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा, हाउ दे अफेक्ट ऑर्गन्स, कि वो ऑर्गन्स को किस तरह से करते हैं। जैसे कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं सांप के जहर में, जो शरीर के अंदर जो रक्त होता है ना उसको जमा देते हैं जहाँ जहाँ, हर जगह पे। माने वैसा केमिकल्स रिलीज होता है उसके अंदर से कि खून जो है ना उसका थक्का जम जाएगा हर जगह पे, ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं। कि जैसे आपका मान लीजिए ब्लड वो नेचुरली वैसा बना हुआ है कोगुलेट होने के लिए कि कहीं पे कट हो जाए तो शरीर का सारा खून ना बह जाए, इसलिए खून जम जाता है। तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर वो जब वो टॉक्सिन जाएगा तो सारे चीज़ों को जमा देगा, सारे ब्लड को कोगुलेट कर देगा, जहाँ जहाँ आपके सारे वाइटल ऑर्गन में खून पहुँचेगा नहीं, ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं, सब फेल हो जाएगा, ऑर्गन फेलुअर। तो एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गन्स के ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि खून को और पतला कर दे, तो जहाँ से वो बह रहा है एकदम बहता ही चला जाएगा, तो खून पतला भी हो सकता है। ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ा दे कि आपको फिर वो उससे कुछ हैमरेज वगैरह हो सकता है। तो कुछ भी बॉडी के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट डालता है, नर्वस सिस्टम को चोट पहुंचाता है या शरीर के बाकी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को चोट पहुंचाता है, क्या करता है, वो इसका दूसरा सिद्धांत है। हाउ लॉन्ग दे स्टे इन द बॉडी। अब शरीर के अंदर जब वो जाएगा तो उसका ब्रेकडाउन शुरू होता है, किसी भी टॉक्सिन का ब्रेकडाउन शुरू होगा, और ब्रेकडाउन होकर के वो अलग अलग यूरिन से निकल सकता है, वो और भी किसी माध्यम से निकल सकता है, ब्लड लॉस होकर कोई वेसल फट के ब्लड लॉस के माध्यम से भी जा सकता है, किसी भी तरीके से उसका इजेक्शन होता है बॉडी से, और धीरे धीरे वो इजेक्शन, क्योंकि वो टूट रहा है और इजेक्शन हो रहा है। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या ड्यूरेशन लगता है कि बॉडी में जाने के बाद वो कितने समय तक रह सकता है, कि हाउ लॉन्ग दे स्टे। तो ये इसका तीसरा है सिद्धांत। हाउ मच इट इज हार्मफुल, ये तो पहला ही सिद्धांत के बारे में लिख दिया है। वैसे इसके 3 ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं कि हाउ मच इट इज हार्मफुल, वो डिपेंड करता है कि इसका डोज कितना था। जैसे सांप का जहर है, एक कोबरा का जहर है, तो एक बूंद वो 115 लोगों का जान ले सकती है। किंग कोबरा है तो एक बूंद वो 250, 300, 500 लोगों का जान ले सकती है। माने एक बूंद के अंदर इतना टॉक्सिन है, इतना लीथल डोज है वो, कि कई लोगों का जान वो ले सकती है। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि कितना हार्मफुल है, ठीक है। और फाइनली कि ये जो है पढ़ाई, ये पढ़ाई कैसे किया जाएगा, इसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, इन सब का समझ होना जरूरी है। इन सब को एसिमुलेट करके इनका पढ़ाई किया जाता है, इनका रिसर्च वगैरह किया जाता है कि आपको जिस ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट होना है उस ऑर्गेनिज्म के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पता होने चाहिए। साथ में जो केमिस्ट्री है उसका नॉलेज होना चाहिए कि जो केमिकल है उसको किस तरह के क्वांटिटी में हमको एक कंपाउंड बनाना है ना, मिश्रण करके कैसा एक कंपाउंड तैयार करना है कि वो पर्पस सॉल्व हो सके। जैसे आपको कोई ऐसा दवाई बनाना है जो सांप के जहर को काटना है, तो आपको दूसरे सांप का जहर लगेगा उसके अंदर, तो वो जो सांप का जहर आप डाल रहे हैं उसका परसेंटेज कितना रखना है, साथ में जो डाइल्यूट करने वाला सब्सटेंस है उसका परसेंटेज माने कॉम्बिनेशन कितना बनाना है, वो बॉडी के हिसाब से। तो बॉडी, अगर इंसान का बॉडी ही नहीं पता है किसी को तो कैसे कर पाएगा। जानवर के बॉडी में अगर सांप डस लिया, जानवर को बचाने के लिए दवाई दिया जा रहा है, तो वहां भी देखना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है। तो वेटनरी में भी इस तरह का चीजें होती है वहां पे, है ना, उनको भी सांप डसता है तो उससे भी बचाने के लिए वेटनरी एनिमल को चीज़ों टॉक्सिकोलॉजी जानना ज़रूरी है। तो इस सब के अंदर मेडिसिन का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का समझ होना ज़रूरी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के रिसर्च वगैरह किया जाता है, दवाई वगैरह बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल्स इन टॉक्सिकोलॉजी यही थे, सिद्धांत जो इसके टॉक्सिकोलॉजी के, कि द डोज मेक्स द पॉइजन, कितना डोज जाएगा और वही उसका पॉइजन बनाएगा। अब फिर से वो डिफिनेशन वाला भाग कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर टॉक्सिकेंट्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिसिटी,
इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जहर क्या है, या जहरीले पदार्थ क्या हैं, या माने अपने आप में जहरीला क्या है, ऐसा करके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। तो टॉक्सिकेंट्स क्या हो सकते हैं? टॉक्सिकेंट्स वही सब्सटेंस होंगे या वही केमिकल होंगे जो बेसिकली हमारे बॉडी को हार्म करेंगे या फिर एनवायरनमेंट को भी हार्म कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि एनवायरमेंटल एथिक्स हमने पढ़ लिया, अब इसमें अगर आप डीप इकोलॉजी पढ़ते हैं, डीप इकोलॉजी का सिद्धांत ये कहता है कि पूरे पर्यावरण का हमें ऐसा समझना चाहिए कि पर्यावरण के अंदर जीवन है, तो हमें सिर्फ इंसानों को फ़ायदा हो, इंसानों को ही बचाया जा सके, वो चीज़ें नहीं, उस तरह से नहीं कंसिडर करना चाहिए। ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि पर्यावरण को बचाया जा सके एज अ होल, उसके अंदर इंसान भी बच जाएंगे अपने आप, माने सारे जीवों को इक्वल वेटेज देना, ये हमने पढ़ा है वहाँ पर। अब ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर कि पर्यावरण को भी डैमेज कर सकता है कोई केमिकल ऐसा है जो किसी प्लांट लाइफ के लिए जहर है, तो उसको हम ना रिलीज करें एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो टॉक्सिकेंट बन जाएंगे उस प्लांट लाइफ के लिए। आपने एक्वाटिक या मरीन लाइफ, जो पानी का जलचर है या वो सब चीज़ें, कोई ऐसा केमिकल रिलीज किया, हैवी एलिमेंट्स रिलीज किया कि जो हो सकता है तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन वो कोई क्रॉनिक डिजीज बना लेगा, कुछ समय के अंतराल के बाद उसके लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो टॉक्सिकेंट उसको कहते हैं जो वो सब्सटेंस हैं जो बेसिकली पर्यावरण में या इंसानों के लिए एक तरह का माने खतरा बन सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि जो ये होंगे, हो सकता है वो मैन मेड हो, इंसानों ने बनाया है, या हो सकता है नेचुरल भी हो, कि नेचुरल भी हो सकता है, जैसे सांप है, बिच्छू है, तो इस तरह के लोग, ये इस तरह के सांप बिच्छू जो होते हैं या कई कीड़े होते हैं, वो टॉक्सिन लेके घूमते ही हैं साथ में। तो टॉक्सिकेंट्स जो है हमारे शरीर में घुस सकता है एयर, वाटर, फूड या फिर स्किन के कांटेक्ट से। इवन स्किन के कांटेक्ट से भी टॉक्सिन शरीर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि स्किन जो है ना छिद्रित है, पोर्स हैं इसके अंदर, वहां से भी टॉक्सिन आपको लग सकता है। घातक कितना होगा वो तो समय बताएगा, या वो किस तरह का जहर है, पॉइजन है, और उसका डोज कितना आ रहा है वो बताएगा, बट अदरवाइज ये स्किन में या शरीर में इस तरह से एंटर भी कर सकते हैं। तो टॉक्सिकेंट वो होते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस है या हार्मफुल केमिकल्स है, पर्यावरण के लिए, हमारे लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। साथ में कि ये मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। और अंतिम चीज़ ये कि बॉडी में जो एंटर होंगे ये टॉक्सिकेंट, तो किसी भी माध्यम से एंटर हो सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ जो टॉक्सिसिटी है उसका मतलब क्या है? टॉक्सिसिटी का मतलब बेसिकली ये है कि किस डिग्री तक कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। टॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कॉज हार्म, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इसका एबिलिटी है, वही बेसिकली टॉक्सिसिटी का मीनिंग होता है। तो ये कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें मैं आकर के आपको डीएनए के रेप्लिकेशन या उसके जैसा कोई कंसेप्ट समझाऊं। बड़ा बेसिक डिफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, और छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जिसको जान लेना जरूरी है। तो टॉक्सिसिटी वही होगा कि कोई कोई चीज़ें होती हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये साइनाइड का एग्जाम्पल हो गया, जो थोड़ा सा भी अमाउंट चला जाएगा तो व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है। तो एक थोड़ा अमाउंट डोज के हिसाब से मैंने टॉक्सिसिटी कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ जानना होता है। अब आइए और भी चीज़ें समझें, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एनवायरनमेंट में उसके बारे में बताते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। जैसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक प्रभाव डालता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के ऊपर। हो सकता है उसका ब्रेकडाउन कर दे या कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट कर दे, उसका टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, है ना, उसके अंदर जो टॉक्सिक चीज़ है वो खत्म हो जाए। तो एक तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई सनलाइट की वजह से या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से किसी भी चीज़ का टॉक्सिसिटी बढ़ या घट सकता है। तो जो पहला फैक्टर है टॉक्सिसिटी को डिसाइड करने वाला एनवायरनमेंट के अंदर में, वो है टेम्परेचर। दूसरा है पीएच वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई जहर है, उसके अंदर ढेर सारा पानी मिला दिया, पानी न्यूट्रल सब्सटेंस है, और न्यूट्रल जैसे ही जाएगा तो हो सकता है उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाए इधर उधर, माने या तो एसिडिटी की तरफ आए या बेसिसिटी की तरफ आए, एल्कलाइन बन जाए, जो भी चीज़ है वो बन जाएगा। पीएच वैल्यू भी निर्धारित करती है कि टॉक्सिक कैसा असर करने वाला है। तो अगर वो चेंज करेगा तो टॉक्सिक माने जो टॉक्सिन हुआ उसका प्रॉपर्टीज, उसका नेचर बदल जाएगा। साथ में विंड एंड वाटर फ्लो, कि कहीं पे पानी का बहाव हो रहा है, कहीं पे तेज हवा चल रही है, ये भी टॉक्सिसिटी में एक तरह का ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कि जो स्मेल से आ रहा था मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, 1984 का एग्जांपल लीजिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कि वो जो गांव वाले जो भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये वाली जो फैक्ट्री से जो पॉइजन निकला, उसमें क्या हुआ, वो भी जहर था, लेकिन वो जहर इनहेल करने से दिक्कत हो रही थी, मर रहे थे लोग।
अगर मान लीजिए विंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता कि गांव के तरफ जाने के जगह पे वो जंगल के तरफ चला जाता, मान लीजिए दूसरे तरफ मुड़ जाता उसका हवा, तो हवा दूसरे तरफ मुड़ने से गांव वाले बच जाते या उस एरिया में रहने वाले लोग बच जाते। लेकिन हवा का बहाव जब इधर ही है तब तो वो जहर इधर ही आएगा। दूसरे तरफ होता तो मान लीजिए दूर ट्रैवल करने के चक्कर में टॉक्सिसिटी थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता, थोड़ा सा हल्का पड़ जाता, मृत्यु दर कम हो जाता। लेकिन क्योंकि हवा इधर होती है इस वजह से टॉक्सिसिटी हुआ। तो जब भी कोई ऐसा चीज का गैस लीक होगा या टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं उनका लीकेज, तो ये विंड डिसाइड करता है कितना मौत होना है। हाँ, अगर चारों तरफ लोग रहते हैं तो अलग बात है, फिर तो विंड किधर भी जाएगी तो मृत्यु होना तय है। तो विंड का डायरेक्शन, या कभी मान लीजिए पानी के अंदर टॉक्सिसिटी गया हुआ है, जैसे आपने देखा कि जो मिनामाटा बे था जापान में, अब खैर वो तो समुद्र का मामला है, उसमें तो डायरेक्शन बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी टॉक्सिकेंट पानी के माध्यम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अंदर हो सकता है कि क्रॉनिक चीज़ों वाला टॉक्सिकेंट हो, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, ये प्रभाव डालते हैं, इमीडिएट नहीं डालते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ टाइम के बाद डाल सकते हैं प्रभाव अपना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भी डाल सकते हैं अपना प्रभाव। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जब जाते हैं पानी में, तो पानी का दिशा क्या है वही डिसाइड करता है कि टॉक्सिसिटी होगा या नहीं। अगर वो शहर से दूर चला गया, समुद्र की तरफ चला गया, तो टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं लोग, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि पानी में या सब में नहीं मिले। सनलाइट, जैसा टेम्परेचर के बारे में मैंने बोला, सनलाइट के साथ भी वैसे ही। सनलाइट में कई ऐसी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, यूवी लाइट, वो आकर के हो सकता है कि उस टॉक्सिक को तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें, तो टॉक्सिसिटी कम या ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे। तो सनलाइट भी एक फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी केमिकल को तोड़ने का क्षमता रखता है अपने यूवी किरणों से। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि मान लीजिए कोई माइक्रोब है, जैसे एनवायरनमेंट में यही होता है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उसको। तो अगर कुछ ऐसा माइक्रोब है जो बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, तब वो बचा जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे चुका हूँ आपको पॉल्यूशन के इसमें, कि एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, जो ब्लैक कलर का एक मशरूम जो मिलता है ना, फंगस जैसा जो मशरूम मिला है यूक्रेन में, कि जहाँ पर वो चेरनोबिल का जहाँ हादसा हुआ था 1986 के आसपास, और चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, वहाँ पर रेडिएशन का लेवल अभी भी इतना ज़्यादा है कि वो लीथल लेवल है रेडिएशन का। उससे माने कुछ ना कुछ आपके शरीर में सेल्स म्यूटेट होंगे, कैंसर होगा, मृत्यु हो सकता है। तो वो मशरूम वहाँ जिंदा रह रहा है आराम से, क्योंकि उसके ऊपर मेलानिन है, माने उसका कलर जो है मशरूम का काला है, उसके ऊपर मेलानिन का एक लेयर है, इतना ज़्यादा कंटेंट है मेलानिन का कि एक तो वो पूरा ब्लैक हो गया है, और मेलानिन का जो लेयर है, मान लीजिए ये मशरूम है इस तरह का, वो ऐसे ब्लैक मशरूम है या ब्लैक फंगस है, तो यहाँ से वो फिर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन उसको हार्म नहीं पहुंचा रहा है, उल्टा वो उस रेडिएशन से खाना अपना बना रहा है रेडियोसिंथेसिस करके। तो कई ऐसे जीव होते हैं जो पर्यावरण में रहते हैं और वो जहर के असर को कम करते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी एक चीज़ है जिसकी वजह से जहर का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, डाइल्यूशन है, वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे 5 फैक्टर्स जो आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए, ये सारे 5 फैक्टर वो हैं जो कहीं पर भी एनवायरनमेंट के अंदर में टॉक्सिसिटी को निर्धारित करते हैं, उसका डिसाइड करते हैं कितना टॉक्सिसिटी होगा। अब आइए अगली चीज़ों को समझें और भी, कि अब साथ में टॉक्सिसिटी के टेस्ट है ना। जैसे देखिए आपके मेरे पीछे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें चूहों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। अब इसके लिए एनवायरमेंटल एथिक्स, मैंने बोला आपको कि एनवायरमेंटल एथिक्स के टॉपिक जो हमने पढ़ा कि क्या ये टेस्ट चूहों के ऊपर करना जस्टिफाइड है। अगर मान लीजिए चूहों के ऊपर कर सकते हैं तो क्या उनका जीवन इंसानों के जीवन से अलग होता है? क्या चूहों का जीवन या किसी दूसरे जीव का जो जीवन होता है इंसानों के तुलना में कम कीमती है और इंसानों का जीवन ज़्यादा कीमती है? और इसको भी निर्धारित करने वाला वो सर्टिफिकेट मेकिंग एजेंसी कौन है जो निर्धारित करता है? तो वही याद रखिए हमेशा, क्योंकि इंसानों का वर्चस्व है इस पृथ्वी पे, तो इंसानी जीवन जो है इंसान के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बकरियों का ये रहता, मान प्रभुत्व रहता है इस पूरे संसार में, तो उनके लिए बकरियों का जीवन फिर सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता। तो ये भी मामला है। तो खैर, ये जो टेस्ट होते हैं सारे के सारे चूहों और इस तरह के वर्मिन स्पीसीज पे किया जाता है, इन जानवरों पे किया जाता है। टेस्ट का मतलब क्या है कि इससे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल है वो किस लेवल तक घातक हो सकता है। टॉक्सिसिटी का टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है कि टॉक्सिसिटी, उसको जहर खिला दो, देखो मरता है कि नहीं मरता है। तो टॉक्सिसिटी के जो टेस्ट होते हैं
एक सब्सटेंस कितना डेंजरस हो सकता है एनिमल या प्लांट के सेल को डैमेज करता है ना, बेसिकली उसके सेल को कितना वो डैमेज करेगा, उसी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो ये जो डैमेज होगा, इसके डैमेज से हो सकता है कि कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाए शरीर में, स्किन के ऊपर कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाए या मृत्यु हो जाए। तो टॉक्सिसिटी का जो टेस्ट है ये जांचने के लिए है कि इस सेल से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब इसके अंदर दो टेस्ट है ना, दो कॉमन टेस्ट। पहला टेस्ट है एक्यूट टेस्ट। एक्यूट टेस्ट जो होता है वो कम ड्यूरेशन के लिए, उसके अंदर सिंगल डोज मिलता है और उसके बाद सब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कितने देर के अंदर इस जीव का मृत्यु हो रहा है या इस जीव का कोई ना कोई ऑर्गन फेल्यूर हो रहा है, उसको जांचने के लिए करते हैं कि इंटेस्टाइन का फेल्यूर हो रहा है, वो तो फेल्यूर तो मर ही जाएंगे, हार्ट का फेल्यूर हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो एक्यूट डोज एक सिंगल वन टाइम दिया जाने वाला डोज है जिसके अंदर बहुत कम समय में देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो एक्यूट टेस्ट जो होगा वो एक सिंगल डोज के साथ होगा और उसका जो एक्सपोजर है माने उसका वो कम टाइम के लिए होता है। अब जब लंबे समय के लिए उसका चेक करना है कि 24 घंटे के बाद क्या हुआ, 48 घंटे के बाद क्या हुआ, तो उसके लिए क्रॉनिक टेस्ट जिसमें समय के ठीक अंतराल पे कि 2-2 घंटे पे या 4-4 घंटे पे कुछ सीमित डोजेस दिए जा रहे हैं। एक बार में पूरा डोज नहीं दिया गया जितना एक्यूट में देते हैं, इसमें सीमित डोज दिया जा रहा है और उससे जांच किया जा रहा है कि ये क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सब टेस्ट, क्रॉनिक टेस्ट उसके लिए है जब हम लोग किसी ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री से मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है या फिर कोई और भी चीजें रिलीज हो रही हैं। अब वो क्या है, हम लोग इनहेल कर रहे हैं एक फिक्स अंतराल पे। जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए प्लांट में उनका नौकरी है, प्लांट के अंदर कोई जहरीली चीज का रिसाव हो रहा है, तो वहां पर वो जब वो रिसाव होगा तो उसके अंदर वो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक उसको हर टाइम तो आने ही रहेंगे, आते जाते टाइम हो रहा है कि 2 घंटे के बाद उनका ड्यूटी लग रहा है, साइकिल लग रहा है, वो जा के देख रहे हैं। तो इससे 48 घंटे में या 6 महीने में क्या प्रभाव उनके शरीर पर पड़ेगा, उसके लिए क्रॉनिक टेस्ट किया जाता है लंबे समय के लिए। तो छोटे मात्रा में डोजेज मिलेंगे लेकिन लंबे समय तक डोजेज मिलेंगे। ये स्वीट पॉइजन के जैसा है कि थोड़ा थोड़ा दो लेकिन लंबे समय तक दो। तो वो भी टेस्ट करने के लिए क्रॉनिक टेस्ट बना हुआ है। इस टेस्ट का आउटकम क्या निकलता है? आउटकम यही निकलेगा कि किसी तरह का ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है या डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकता है। वही देखने के लिए इसको हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो आउटकम्स इसके बड़े सिंपल हैं। या बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ सकते हैं, माने कई तरह का इश्यू होता है जो इस तरह के टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट में जो जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको आएगा। और इन्हीं चीज़ों का स्टडी हम लोग करते हैं ताकि गलती से भी ये चीज़ इंसान के कांटेक्ट में ना आ जाए, और अगर आना ही है कांटेक्ट में तो कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो कि किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो टॉक्सिसिटी के टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट मिलेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक। फाइनली अब 2 टर्म्स आते हैं, LD50 एंड LC50, मतलब लीथल डोज एंड लीथल कॉन्सेंट्रेशन। ये 2 चीज़ें, ये सब जो स्प्रे वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, जैसे हिट है या कॉकरोच मारने के लिए है, चूहे मारने के लिए, किसी भी तरह का डिसइंफेक्टेंट, उन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये सब आता है, माने इसका स्टडी किया जाता है। जैसे लीथल डोज का मतलब क्या होता है? लीथल डोज मतलब LD50। 50 मतलब है दोनों जगहों पे, 50 का मतलब है परसेंटेज, 50%, कि ये एक ऐसा डोज है जिससे जिन सब्सटेंसेस के ऊपर टेस्ट किया, जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उसका 50% जनसंख्या को मार दे। 50% ऑफ टेस्ट एनिमल्स को वो मार सकता है। मतलब इतना डोज, जो मान लीजिए 100 ऐसे जानवर हैं उनको रख के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो हम कितना डोज उसके ऊपर दें जिससे 50% जानवरों का मृत्यु हो जाए, उसको कहा जाता है लीथल डोज। ये जितना कम होगा उतना ही घातक होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कोबरा का जहर या किंग कोबरा का जहर, सांप का जहर, कि ये कितने लोगों को मार सकता है। तो मान लीजिए 300 लोग कहीं पे हैं, तो कोबरा का वहां पर एक जहर, माने एक बूंद जहर, उसको मान लेते हैं कि कोबरा का एक थोड़ा सा जहर जाएगा तो वो सारे लोगों को लगभग मार सकता है, 300 लोगों को मार सकता है। तो बहुत खतरनाक हो गया वो, तो कहलाएगा ये LD1, कि इसका मान लीजिए एक ही डोज जो है ना वो सबको मारने के लिए काफी है। तो जितना परसेंटेज नीचे जाएगा, लोअर वैल्यू, उतना ही वो जहर घातक साबित होगा। ठीक है, कि उसका कम क्वांटिटी से भी ज्यादा लोग मर सकते हैं। और साथ में लीथल कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि या तो पानी या हवा, इसके अंदर वो जहर मिक्स हुआ है पहले, और जहर मिक्स होने के बाद
वो कितना कंसेंट्रेशन में मिक्स हुआ है जिसके वजह से 50% आबादी जो उसमें एक्सपोज हुई है उसका मृत्यु हो सकता है, तो उसको कहा जाता है लीथल कंसेंट्रेशन। कि इतना उसके अंदर सब, जैसे मान लीजिए कि स्प्रे है, अब ये स्प्रे जो चूहों के ऊपर उपयोग किया गया, तो इसके अंदर कुछ मान लीजिए पानी का सब्सटेंस है और बाकी सब जहर है, इसके अंदर एक बेस है और बाकी जहर है। तो इसको जब हमने स्प्रे किया तो 50% लोगों को अगर इसने मार दिया यहां पर ये स्प्रे, तो कहलाएगा ये LC50। तो LC काउंट डिसाइड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर कितना है, जहर का कंसेंट्रेशन कितना है, मात्रा कितना दिया गया है और कितना मात्रा 50% स्पीसीज को मारने के लिए काफी हो सकता है। तो लीथल डोज और लीथल कंसेंट्रेशन दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे इसको जहर को तैयार मैन्युफैक्चर किया था या बनाया जाता है या जिस भी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो LD50 एंड LC50 आपको याद रखना है। जितना कम वैल्यू उतना ही घातक जहर वो साबित होता है। चलिए अब आते हैं आज के लिए जो आखिरी आपका सेगमेंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि एग्जाम जो है ना पोस्टपोन होने का चांसेस है। एग्जाम यहाँ पर हमको तो लग रहा है निश्चित रूप से पोस्टपोन होगा, क्योंकि वो मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, तो क्लासेस पहले नहीं ख़त्म हो जाए उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम लोग का अभी जो रफ्तार है इससे लगभग 10-12 अगस्त तक आपका जो है ये सिलेबस पे इतना कमांड हो जाएगा कि आपका 60-70% सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। मतलब एग्ज़ाम आप पास कर जाएंगे, उतना हो जाएगा। और 10 दिन मिलेगा तो और 10 दिन में सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो ठीक टाइम पे कंप्लीट हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई पहले क्लास ख़त्म हो गया और बीच में अब इतना गैप मिल गया है, गैप में आप मिसगाइड होंगे। तो उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा ही करके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत आगे हैं अभी समय में। तो आपको अब फोकस ये भी करना है कि जो दूसरा ऑप्शनल पेपर दिया गया है ना, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। एनवायरनमेंट आप खाली क्लास आके भी चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो ही रहा है, असाइनमेंट सब कुछ बन ही रहा है। तो जो दूसरा ऑप्शनल है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा समय उसको दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है आप सेल्फ स्टडी से कर रहे होंगे या दूसरे किसी माध्यम से कर रहे होंगे, उसमें उस लेवल का कंटेंट आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो खैर अपना अपना ऑप्शनल हमको लिख के भेजिए क्या है। अब क्योंकि समय मिलेगा ही ज़्यादा, तो मैं उसमें आपको देखता हूँ कि क्या ऑप्शनल दिया गया है, क्या कंटेंट उसके लिए किया जा सकता है, अरेंजमेंट है ना। हो पाएगा तो उसमें कर देंगे हेल्प। चलिए, तो थोड़ा सा ये भी चीज़ें समझें कि कितने टाइप के टॉक्सिकेंट हो सकते हैं, है ना। वो क्लासिफिकेशन टॉक्सिकेंट्स का बेस्ड ऑन सोर्स, जिस स्रोत से वो आता है टॉक्सिकेंट उसको क्लासीफाई करें। तो पहला स्रोत तो यही होगा कि नेचुरल स्रोत। तो स्नेक्स हो सकते हैं, फंगल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, किसी तरह का इंसेक्ट हो सकता है, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, कोई और भी जीव हो सकता है, कोई ऐसा फ्लोरा हो सकता है जिसके वजह से वो टॉक्सिन रिलीज होता है ना। तो एक नेचुरल सोर्स जो हमने देखा एग्जाम्पल्स उसका। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, वो डायरेक्टली उसको नहीं बनाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर में वो चीज़ें बनती जब रहती हैं उस समय एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं, या फिर जो आउटपुट निकला उसमें शामिल होते हैं, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। इस तरह के जो पॉल्यूटेंट होते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट का नतीजा होते हैं। इवन इंडस्ट्रियल आउटपुट में अगर मान लीजिए कोई गैस भी निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ भी ऐसा गैस जो हार्म क्रिएट कर सकती है, उसको टॉक्सिक गैस ही माना जाएगा। वैसे सारी गैस टॉक्सिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस को उस लेवल का टॉक्सिक नहीं माना गया है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन जितना कॉन्सेंट्रेशन अभी है वो टॉक्सिक नहीं है। और टॉक्सिक गैसेस में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक टॉक्सिक गैस है, इसको अगर लेते रहे तो आप मृत्यु हो जाएगा उसकी वजह से। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके वजह से वहां के लोग मरे थे, है ना। तो ये सब चीजें जब रिलीज हो वो सब टॉक्सिक है, कि एकदम कम कॉन्सेंट्रेशन में भी रहेगा ना तब भी आपका जान ले सकता है। तो इंडस्ट्री के अंदर से कुछ ऐसे सॉल्वेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैवी मेटल्स हो सकते हैं जो पर्यावरण में आने के बाद टॉक्सिकेंट बन जाते हैं। डिपेंड करता कॉन्सेंट्रेशन क्या है। एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ हर्बिसाइड है, ये सब टॉक्सिकेंट, ये सब जहर होते हैं। आप देखिएगा इनका जो बोतल रहता है जो किसानों के घर में होता है, जैसे हम लोग के घर में भी गार्डनिंग होता है, वहाँ भी वो बहुत सारा सब्सटेंस पड़ा है, तो उसको हम लोग दूर रखते हैं कि ये डोज अगर हमको मिल गया तो मर जाएंगे। अब पूरे पौधों पे भी स्प्रे होता है, सब जगह पे स्प्रे होता है, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डाइल्यूटेड होता है वो, तो उस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचाता है, इमीडिएट नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान, कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं, वो कैंसर क्रिएट कर सकती हैं।
तो इसलिए सब्जियों फलों को ये सबको धो धा के खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर स्प्रे होता रहता है। और ऐसा भी आप धुलाई कर नहीं पाएंगे नेचर में कि मैंने वो एकदम उसको पूरा क्लीन कर दिया आपने, उसके लिए तो फिर से दूसरे किसी सब्सटेंस में धोना पड़ेगा, केमिकल ही रहेगा, वो भी वही इफेक्ट डालेगा। तो यूज ही ना करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो वही अच्छा है, ठीक है। जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितना ऑर्गेनिक चीज रहेगा, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल चीज रहेगा, उतना ही बढ़िया है। जितना सिंथेटिक चीज रहेगा वो जहर ही जहर है ना। तो एग्रीकल्चर से भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो वो टॉक्सिकेंट बनते हैं, अदरवाइज वो है भी टॉक्सिकेंट। और फार्मास्यूटिकल कि कभी कभी कोई ड्रग ऐसा होता है, जैसे नींद का दवा ज्यादा खा लिया, टॉक्सिक जहर हो गया वो, या कोई ऐसा दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद खा लिया, एक्सपायर हो गया था, उसके अंदर जो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हो गए, एक्सपायर होने का मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हो गए उसके अंदर कुछ ऐसे, जो अब दवा सूटेबल नहीं है, अब खाइएगा तो मर सकते हैं। तो ड्रग का ओवरडोज हो जाए या कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि आपका शरीर का संरचना कुछ ऐसा बना था, आपने जाके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए कुछ करवा लिया मुंह के अंदर में, कुछ इंजेक्शन ले लिया, कुछ ये जैसा लेते हैं ना, बोटॉक्स वगैरह लेते हैं लोग, मर भी रहे हैं उस चक्कर में। तो कुछ ऐसा ले लिया और गए काम से फिर, क्योंकि आपका शरीर वैसे रिस्पॉन्ड, दूसरा आदमी गोरा हो गया, यंग हो गया, आपका मृत्यु हो गया। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं इंसान का संरचना कैसा है। तो आप देखिएगा हेयर ट्रांसप्लांट हो, कुछ भी चीज हो, उसके लिए बहुत ज्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं पहले कि ये सही होगा या नहीं होगा, मेरे लिए ट्रीटमेंट जो भी हम लेने जा रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी ड्रग ओवरडोज हो सकता है, ये भी एक स्रोत हैं टॉक्सिकेंट्स के, जहर के, है ना। अंतर देखिएगा, टॉक्सिकेंट एंड पॉल्यूटेंट में अंतर है। कुछ चीजें जो होती हैं पॉल्यूटेंट होती हैं, प्रदूषक, वो प्रदूषण किए हुए हैं, लेकिन उनका मात्रा अगर ऐसा हो जाए वो चीजें कि डेथ में रिजल्ट कर रही हैं, तो फिर वो जहर कहलाएगा फिर, या ऐसा हार्म क्रिएट कर दे रही है जो इररिपेरेबल डैमेज है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सब ले रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे तुरंत नहीं मर रहे हैं। हो सकता है कि उम्र 10 दिन कम हो गया है ना, 10 दिन बाद मरना चाहिए, 10 दिन पहले मरा, लेकिन वो पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिकेंट नहीं है, जहर नहीं। अब ये टाइप्स के बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कितने टाइप के टॉक्सिकेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन टारगेट। टारगेट जहां मतलब वो जहां भी वो टॉक्सिकेंट लगा, जैसे सांप आपको मान लीजिए शरीर में काटा, अब टारगेट के बेसिस पे वो किस चीज को जाकर के, वो जो जहर जा रहा है खून से मिक्स होकर के, वो शरीर के किस चीज को टारगेट करेगा, उस पे, उसके आधार पे भी कुछ टॉक्सिकेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे न्यूरोटॉक्सिकेंट्स, अब न्यूरो मतलब वही नस वाला एरिया। न्यूरोटॉक्सिकेंट क्या करते हैं, ब्रेन से जितने नर्व्स निकल रहे हैं उसको जाकर के वो टारगेट करते हैं। जैसे मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी का पॉल्यूशन हो जाए तो ये न्यूरोटॉक्सिन है, वो सीधे आपके ब्रेन से जो नर्व्स जो कंट्रोल हो रहा है, जो आपका सीएनएस पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों को वो टारगेट करता है। कि अब मान लीजिए कि आप उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं कर, आपका शरीर जो है ना, शरीर पूरा चल रहा है रेस्पॉन्स पे, कुछ ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है, कुछ रेस्पॉन्स हम लोग जो है वॉलंटरी किस्म के कर सकते हैं। तो वो दोनों को खराब कर सकता है, आपके शरीर का सही रेस्पॉन्स नहीं जाएगा, आपका शरीर सही से फंक्शन नहीं करेगा, है ना, ब्रेन से वो प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा। और सिग्नल जाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको मान लीजिए कोई पिन चुभ गया, अब पिन चुभा जैसे ही, तो आप चाहें या ना चाहें आपका हाथ हट जाएगा वहां से अपने आप, है ना, चाहें या ना चाहें, क्योंकि शरीर को मैसेज मिल गया है कि ये पिन जो है ना घातक है मेरे लिए, और ये बॉडी में अंदर तक घुसा तो उसके बाद यहाँ से या तो खून बहुत सारा निकलेगा या फिर इसके अंदर कोई टॉक्सिन हो सकता है, वो शरीर में लगता है, वो आपके ब्रेन को पता है वो चीज़। तो तुरंत इफरेंट सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा हुआ, तुरंत आपका शरीर जो है इंस्टेंटली वहाँ से अपना मोशन ये करता है। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी टाइप के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर आपको न्यूरोटॉक्सिन लगा, वो रिस्पॉन्स लो हो जाएगा, एक एक करके ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। साथ में जो हेपाटोटॉक्सिन्स हैं, ये क्या करते हैं, लीवर को असर करते हैं। हेपेटाइटिस आपने सुना है, हुआ एक रोग उसी तरह का, हेपेटाटोटॉक्सिकेंट्स, ये क्या कर सकते हैं, लीवर को इफेक्ट करते हैं। जैसे अल्कोहल के अंदर इस तरह का टॉक्सिकेंट होता है, आप देखिएगा अल्कोहल ज़्यादा लेने से, वही मामला है कॉन्सेंट्रेशन का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल पी के अपना जीवन बिता लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मात्रा सही रखा है, मात्रा सही रखा आपने। लीवर का काम क्या है कि लीवर इस तरह के जो भी चीज़ें जाती हैं उसको प्रोसेस करता है वहाँ पर। तो अब आपने ढेर सारा मात्रा वो ले लिया, वो लीवर डैमेज हो गया आपका, क्योंकि लीवर अब उसको उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो जो चीज़ें लीवर को इफेक्ट कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं, वो है हेपाटोटॉक्सिकेंट्स। ठीक है।
तीसरी चीज है नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स, जो किडनी पे असर डालते हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी का संरचना आपने देखा उसके अंदर नेफ्रॉन होता है, वो नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कचड़े को फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो जो उस नेफ्रॉन को असर डाल सकता है उसी को हम लोग नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स कहते हैं। तो उसकी वजह से किडनी डैमेज होगा। जैसे कैडमियम, तो कैडमियम जो है वो उस तरह के आके नेफ्रॉन को ही डैमेज कर देगा, तो आपका किडनी फेलुअर, किडनी डैमेज हो सकता है। और आखिरी जो है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेंस जो शरीर के अंदर किसी न किसी तरीके का घाव कर सकते हैं। घाव का मतलब वो घाव जब अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, फैलना, विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर के सेल होते हैं। तो कार्सिनोजेंस भी होते हैं बहुत सारे जो कैंसर करते हैं, जैसे एस्बेस्टस। जो भी एस्बेस्टस वाले इंडस्ट्री में काम करते हैं जो लोग, उनको कैंसर होना लाजमी है। उन लोगों का समाचार नहीं है, तो समाचार में कैंसर किसी सेलिब्रिटी को होगा तो समाचार बनेगा वो कि इनको कैंसर हो गया। और बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो अपना कैंसर छुपाते भी हैं, कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं दुनिया भर में कि उनका मृत्यु कैसे हो रहा है ना। जैसे राजकुमार थे, राजकुमार साहब, उनको गले का शायद कैंसर हुआ था, तो बहुत बुरा हाल, क्योंकि कैंसर में ऐसा होगा ना कि शरीर का अंदर का सारा ऑर्गन्स जो है कैंसर से पीड़ित हो जाता है, शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, 20-22 किलो का शरीर रह जाता है, एकदम पतला, वो हड्डी का ढांचा हो जाएगा, हड्डी भी गला देता है वो। तो वैसा शरीर देख करके डर लगता है। तो ये लोग, राजकुमार ने आदेश दिया था कि मेरा कभी भी मृत्यु का फोटो नहीं आना चाहिए बाहर, इसीलिए आज तक राजकुमार का मृत्यु का फोटो नहीं है। तो कई लोग ऐसे कैंसर को छुपा भी लेते हैं, बाद में वो चीज़ों से जान चला जाता है ना। और जहाँ पर ऐसा है तो कुछ लोग बीमारी का इलाज करवा ही नहीं पाते हैं, कि उसको बॉम्बे जाना होगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या कलकत्ता जाना होगा इलाज कराने के लिए, बड़ा मुश्किल है। कार्सिनोजेंस भी होते हैं जो कैंसर के कारक बनते हैं, कैंसर को वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया एस्बेस्टस का। तो इस तरह के भी टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो टारगेट के आधार पे, कि वो जा करके क्या करने वाले हैं, किस ऑर्गन को इफेक्ट करने वाले हैं, उसके आधार पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें ये सारे, चलिए तो अब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि बाकी की चीज़ें टॉक्सिकोलॉजी में जुड़ा हुआ क्या क्या है, और भी चीज़ें उसको कवर करेंगे कल।